इंडियन जुडिशियल सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव अपेरेंटली हमारे जैसे यूथ को कॉकरोच समझते हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. और हाँ, ये वही इंडियन जुडिशियल सिस्टम है जिसके पास आज की तारीख में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। मतलब अगर आज से कोर्ट में कोई भी नया केस नहीं आता है तो भी सिर्फ पुराने केसेस को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग जाएंगे। और इन केसेस में हरास्ड वुमेन्स हैं, रेप विक्टिम्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लिटरली अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग लगा दी इस उम्मीद से कि उनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में भी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। और इसी सिस्टम के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कुछ दिनों पहले खुले कोर्ट में रिकॉर्ड पे माइक्रोफोन पे इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस कहा था। अब कोई भी इंसान के स्टेटमेंट सुनता है तो उसके पास दो रिएक्शंस होते हैं। पहला कि ऑफेंस लो, प्रोटेस्ट करो, लड़ाई करो। दूसरा कि इंसल्ट उठाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ और एक पॉलिटिकल पार्टी ही लॉन्च कर दो। और इंडिया के यूथ ने ये दूसरा ऑप्शन चूज किया। इंडिया के यूथ ने लॉन्च करी कॉकरोच जनता पार्टी और सिर्फ 3 दिन के अंदर आज उनके इंस्टाग्राम पे लगभग 7 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा मेंबरशिप साइनअप्स आ चुके हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, रियल एमपीज भी इस पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये चीज उन्होंने पब्लिकली बोला है। महुआ मोइत्रा और कृति आजाद ये दोनों ही कॉकरोच जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मैं तुमसे सीधा 3 सवाल पूछता हूं जिनका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। क्या तुम सच में एक कॉकरोच हो? क्या वो चीज है जो इंडिया का यूथ गलत कर रहा है? और क्या ये पार्टी बस एक मीम है या आज के टाइम पे उससे काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है? आज ये तीनों सवालों का आंसर देंगे लॉजिक से, ना कि इमोशनल होके। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आज का वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सीजेपी ने सिर्फ 48 आवर्स के अंदर अपनी खुद की एक वेबसाइट बना दी, लॉन्च कर दी। ये चीज प्रूव करती है कि एक वायरल मूवमेंट को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। पर सच ये है कि वेबसाइट बनाना सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करने में सबसे पहले एक डेवलपर ढूंढो, होस्टिंग समझो, मेंटेनेंस करो और फिर ये सब करने के बाद भी साइट स्लो होती है। छोटे फाउंडर्स और क्रिएटर्स के लिए ये एक पूरा साइट जॉब बन जाता है जो उन्हें करना ही नहीं आता। और ये परफेक्ट मूवमेंट है हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करने के लिए, ओडू। ओडू के वेबसाइट बिल्डर एप्लीकेशन ने एग्जैक्टली यही चीज सॉल्व करी है। देखो, ओडू सिर्फ एक वेबसाइट बिल्डर नहीं है, ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो। जिसके लिए ओडू पर आपको 45 प्लस एप्स मिलते हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हाँ, एक पावरफुल वेबसाइट बिल्डर भी और बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए तुम्हें कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कोई डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में तुम्हारी वेबसाइट रेडी हो जाती है। अपनी वेबसाइट बनाने के लिए ओडू की वेबसाइट से वेबसाइट बिल्डर एप्लीकेशन को ओपन करो, बिजनेस टाइप और कैटेगरी सिलेक्ट करो, फिर अपना फेवरेट कलर पैलेट चूज करो या लोगो अपलोड कर दो, पेजेस और फीचर सिलेक्ट करो और लास्ट में थीम चूज करो। Done. Your website is literally ready in just 4 easy steps. उसके बाद अगर तुम्हें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो तुम्हें मिलते हैं कस्टमाइजेबल फीचर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी, जिसकी मदद से तुम इमेजेस, टेक्स्ट, ब्लॉक्स और एनिमेशन सब कुछ चेंज कर सकते हो। और इसके लिए भी तुम्हें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ओडू की पहली ऐप आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री है। अनलिमिटेड यूजर्स, अनलिमिटेड होस्टिंग, अनलिमिटेड सपोर्ट, ऊपर से पहले साल एक कस्टम डोमेन भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब शुरुआत में 0 इन्वेस्टमेंट और 0 टेंशन। और जब बिजनेस बढ़ने लगी और तुम्हें बाकी सब एप्स भी चाहिए हो तो फुल सूट सिर्फ 580 रुपीज पर यूजर पर मंथ में शुरू होता है। तो अगर आप भी वायरल मूवमेंट्स के लिए या जेन्युइनली अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ओडू वेबसाइट बिल्डर को चेकआउट करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम वापस आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एग्जैक्टली बॉर्न क्यों हुई और कैसे हुई। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर ये सेम चीज किसी भी नॉर्मल बंदे ने, कोई पॉलिटिशियन ने, कोई टीवी एंकर ने बोला होता ना तो शायद 24 घंटे में सब लोग इसको भूल जाते। लेकिन रियलिटी ये है कि ये स्टेटमेंट कोई आम आदमी का नहीं था, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था। ये इंडियन जुडिशियरी में लिटरली सबसे बड़ी पोजीशन होती है। जिस आदमी का काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया के कॉमन लोगों को, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें जस्टिस दिलाना है, अगर वही सेम पर्सन इन्हीं लोगों को कॉकरोच बोलेगा तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए ही लोग ऑफेंड हुए। देखो, जब भी कोई इतनी बड़ी पोजीशन वाला बंदा कुछ भी बोलता है ना तो वो सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं होते हैं, वो वर्ड्स उस पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में सिर्फ ये एक क्वेश्चन था कि यार, जिससे हम लोग जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्याय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो खुद हमें कॉकरोच की तरह दिखता है, तो क्या वो हमें सच में जस्टिस दिलाएगा? क्या वो सच में हमारे लिए सोचेगा? क्या वो सच में हमारे लिए फेवरेबल डिसीजंस लेगा? इंडिया में लोग ऑलरेडी जुडिशियल बॉडी से खुश नहीं थे क्योंकि आज के टाइम पे लिटरली लाखों करोड़ों केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए। लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है, जो गंदे रेप विक्टिम्स होते हैं उनको बेल मिल जाती है। ये सब देख के इंडियन सिटीजंस ऑलरेडी खुश नहीं थे और जब चीफ जस्टिस ने ऐसा कुछ बोल दिया तो उसके बाद ये पूरी एंगर, ये पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकला। उन्हें यूथ को कॉकरोच कहना सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। लोगों के अंदर ऑलरेडी सालों से
फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भरा हुआ था। फिर इसके बाद अभिजीत दिपके जो 30 साल के हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन ग्रेजुएट है, उन्होंने एक्स पे एक सिंपल सी चीज लिखी, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और फिर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बना दिया विद द नेम कॉकरोच जनता पार्टी। और आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उनके ऑलरेडी 7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड एज आई मेंशन, ये सब इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इंडियन यूथ को कॉकरोच बोल दिया गया। लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट से, जुडिशियल सिस्टम से, इकोनॉमी से काफी ज्यादा गुस्सा थे। और कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते हुए फॉलोअर्स भी हमें यही दिखाते हैं कि आज के टाइम पे इंडियन यूथ कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्से में। लेकिन अब ये सब तो हो गई इमोशनल बातें, अब थोड़ी सी लॉजिकल और डेटा बैक्ड बातें करते हैं। बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली क्या है और क्या वो चीज सच में सेंस बनाती भी है, या ये सब बस एक फालतू मूवमेंट है बाय द जेनजीज, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोग। मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट ये है कि रिटायर्ड जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट पोस्ट या राज्यसभा में नॉमिनेशन नहीं मिलनी चाहिए। देखो, हो सकता है तुम में से काफी सारे लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं तुम्हें क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। अभी तक क्या होता था, बहुत सारे जो जजेस हैं, जब उनका टेन्योर हो जाता था, जब वो रिटायर हो जाते थे, तो राज्यसभा में चले जाते थे और उनको वहां पे रिप्रेजेंटेशन या सीट मिल जाती थी। अब शायद तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अर्पित, इससे एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है। देखो, इसको समझना बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम एक बार इमेजिन करो, तुम एक जज हो और तुम रिटायर होने वाले हो एट द एज ऑफ 60। अब तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हें पार्लियामेंट में सीट या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करेगी रूलिंग पार्टी। सो बेसिकली अगर एक जज को पता होगा कि यार उसका पोस्ट रिटायरमेंट का करियर डिपेंड करता है कि वो आज ड्यूरिंग प्रैक्टिस क्या डिसीजंस लेगा, किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जज बायस्ड हो जाता है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि यार आज मैंने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया या कोई डिसीजन लिया तो उसकी वजह से मेरे को फ्यूचर में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में सीट नहीं मिलेगी। और सेम चीज हमें डेटा भी दिखाता है, क्योंकि 2014 के बाद मल्टीपल रिटायर्ड सीनियर जजेस को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया या गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स मिले। तो जब भी ये चीज होती है, नेचुरली एक सवाल उठता है, क्या जज का और गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का कोई ना कोई रिलेशन था, क्या किसी का एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस था। इसकी वजह से जुडिशियरी की परसीव्ड इंडिपेंडेंस कम हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सही डिसीजन ले रहा है लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो बंदा बायस्ड है, तो तुम ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं होगी, और इस पर्टिकुलर डोमेन में भी सेम होता है। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है और सही भी लगती है। मैनिफेस्टो में सेकंड चीज है, पार्टी स्विच करने पे 20 साल का इलेक्शन बैन। कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि जब भी कोई बंदा वोटर के ट्रस्ट पे जीतता है और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है सिर्फ सीट के लिए, वो फ्रॉड है वोटर्स के साथ। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक लीगल लॉ भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। लेकिन ऑनेस्टली ये रूल इतना ज्यादा वीक है कि लिटरली सब लोग इसको बाईपास कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, क्या 20 साल का बैन सच में एक राइट नंबर है या नहीं। और ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, और जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं सही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी सही है, उनकी जितनी भी चीजें मैनिफेस्टो में लिखी हुई है वो सही है? आंसर है नहीं। थर्ड डिमांड ये है कि 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन अब एक बार क्लियरली सोचो और खुद का दिमाग लगाओ, जो लोग इस देश के डिसीजंस ले रहे हैं, क्या तुम चाहते हो वो लोगों को मेरिट पे सिलेक्ट किया जाए, उनकी इंटेलिजेंस पे, उनके एक्सपीरियंस पे उनको सिलेक्ट किया जाए, या बस इस बेसिस पे कि वो कौन से जेंडर के हैं? देखो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में डेफिनेटली मैटर करता है और ओवरऑल अच्छा भी होता है, लेकिन 50% ये बहुत ज्यादा नंबर होता है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 33% वाला बिल पास हो चुका है, जिसमें वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन सीट्स नहीं बढ़नी चाहिए। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जितने भी एग्जिस्टिंग मेल एमपीज या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी चीज ढंग से मेंशन ही नहीं करी गई है कि कौन सी पार्टी अपनी सीट्स छोड़ेगी, कौन से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सीट छोड़ेंगे, और इसके कारण जो सीट्स एम्प्टी हो जाएगी वो एग्जैक्टली भरेगी कैसे। कुछ भी डिटेल्स ही नहीं मेंशन कर रखी है। सो ये डिमांड का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, उसको एंटायरली स्किप कर दिया गया है। तो ओवरऑल इंटेंशन ठीक है, लेकिन लॉजिकली सेंस नहीं बनाता है। इसी के साथ साथ ये डिमांड भी रखी गई है कि सीबीएसई में रीचेकिंग फीस नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि अगर सीबीएसई वाले कोई गलती कर रहे हैं पेपर चेक करते हुए, तो उन्हें उसकी फीस क्यों भरनी चाहिए। अब पहली बार सुनने में शायद ये चीज लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन एक बार खुद सोच के देखो, अगर रीचेकिंग फीस हटा दी जाती है तो क्या होगा। जिस बंदे के लिटरली 95, 99 मार्क्स आए थे ना, वो बंदा भी अपना पेपर रीचेकिंग में डाल देगा, ये सोच के कि भाई क्या ही जा रहा है, हो सकता है थोड़े से मार्क्स बढ़ जाए, अगर नहीं भी बढ़े तो क्या ही हो गया, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है। जिस बंदे के 70 मार्क्स आए होंगे, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी, वो भी अपना पेपर रीचेकिंग में डाल देगा, ये सोच के कि शायद लकी हो जाऊं और 2-4 नंबर बढ़ जाए, जिसकी वजह से लिटरली 90% स्टूडेंट्स अपना पेपर रीचेकिंग में डाल देंगे। पूरी जो पेपर करेक्शन प्रोसेस होती है वो वापस होगी, जिससे लोगों का टाइम, एनर्जी, मनी, हर एक चीज वेस्ट होएगा और पूरी प्रोसेस और ज्यादा स्लो हो जाएगी। सो अगेन ये चीज भी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं जिसकी वजह से कि पूरी चीज स्टार्ट हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, CMIE के डेटा के हिसाब से इन 2025 जो लोग 20 से 24 के बीच में थे, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 44 से 45%। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का PLF है, उसका फिगर है लगभग 10 से 12%। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस एक्जैक्टली क्यों था, इसका रीजन है अंडर एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं कह रहा हूं, मैं अंडर एम्प्लॉयड कह रहा हूं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने ग्रेजुएशन करी, डिग्री करी, वो बंदा लिटरली इंजीनियर बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसको जोमेटो में फूड डिलीवरी करनी पड़ रही है या खेत पे खेती करनी पड़ रही है। जो पढ़ाई और जो डिग्री उसने करी वो उससे काफी ज्यादा लो
लो लेवल का काम कर रहा है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट इसको टेक्निकली एम्प्लॉय के अंडर काउंट कर रही है, जिसकी वजह से उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम आई है। और 2023 में अकेले 11 मिलियन ग्रेजुएट्स थे जो 20 से 29 थे जो अनएम्प्लॉयमेंट थे। अगर मैं तो नंबर बताऊं तो ये पूरे बैंगलोर की पॉपुलेशन से ज्यादा है सिर्फ एक साल में। और इसका सबसे मेन रीजन ये है कि सिर्फ 2.3 वर्कर्स के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है, मतलब वो एक्चुअली जॉब रेडी है। जर्मनी में के सेम नंबर 75% और साउथ कोरिया में 96%। सब लोगों ने ये वर्ड कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन ये आदत सच है, अगर यही पॉपुलेशन ढंग से कोई स्किल ना सीख पाए, अनएम्प्लॉयड रह जाए, तो ये उतनी ही बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। इस डिविडेंड और डिजास्टर के बीच बहुत पतली सी लाइन है। अब मैं तुमसे फाइनली असली बात करता हूँ 1 to 1, जो शायद किसी ने नहीं बोली होगी, और हो सकता है ये सेक्शन तुम्हारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो। देखो, क्या सिस्टम फेल हुआ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए? हाँ। क्या गंदी पॉलिसीज बनाई गई? हाँ। क्या मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई? हाँ। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर तुम अपने फेलियर, अपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को दोष दे रहे हो तो ये गलत है। देखो, आज के टाइम पे 2026 में लिटरली जो भी चीज तुम्हें सीखनी है वो हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। तुम्हें जो सीखना है तुम सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम आज के टाइम पे भी वेट कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब निकालेगी, गवर्नमेंट मेरा ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट मेरे को जॉब लाके देगी, तो तुम बेवकूफ हो। क्योंकि तुम्हारे जैसे लिटरली लाखों करोड़ों लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, और अगर तुम वेट करते रहे तो ये चीज होने में लिटरली सालों लग जाएंगे, या हो सकता है कि आए भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना, रिवोल्ट करना, प्रोटेस्ट करना, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ खुद इतने केपेबल बनो, कुछ नया सीखो जिससे तुम्हें खुद एम्प्लॉयमेंट मिले, तुम खुद दूसरों को जॉब दे पाओ। क्योंकि ये चीज मैं तुम्हें वापस खुद बोल देता हूं, अगर तुम जेन्युइनली वेट कर रहे हो ना कि गवर्नमेंट तुम्हें जॉब लाके देगी, गवर्नमेंट तुम्हें पुअर्टी से निकालेगी, गवर्नमेंट तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तो सॉरी, ये चीज अगले 5 से 10 साल में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर तुम इसका वेट करते रहोगे तो शायद तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मैं खुद जब 18 साल का था, मैंने डिसाइड किया था कि यार मेरे को दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है अपनी जॉब के लिए, मैं खुद अपने लिए कुछ बिल्ड करूंगा। कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, बस यूट्यूब पे जाता था, चीजें पढ़ता था, लोगों से सीखता था। और आज 21 साल की उम्र में खुद का डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चला रहा हूं, खुद की एक एजेंसी चला रहा हूं और ऑलरेडी 6 फिगर्स में कमा रहा हूं। पार्ट टाइम क्रिएटर हूं, साथ में डेलॉइट में काम कर रखा है, और आज भी सीएफए के लिए कंटिन्यूअसली पढ़ाई करता रहता हूं कि मैं कुछ नया सीख सकूं और ग्रो कर सकूं। मैं ये सारी चीजें फ्लेक्स करने के लिए नहीं बता रहा हूं, बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज घुस जाए कि ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए तुम्हें कोई बॉर्न जीनियस होने की जरूरत नहीं है। इंडिया में आज स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, कोर्सेरा है, एआई टूल्स है, कोई भी चीज जो तुम्हें सीखनी है, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपए में सीख सकते हो। आज से 15 साल पहले की सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इसलिए तब के लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड होते थे कि यार हमें कोई जॉब मिल जाए, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट निकाले। एट द एंड में ये नहीं कह रहा कि सिस्टम ठीक है, लेकिन तुम सिस्टम ठीक होने का वेट नहीं कर सकते, तुम्हें आज से ही काम करना पड़ेगा। अब तुम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हो या नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और इसी के साथ अगर तुम्हें खुद का कोई नया बिजनेस चालू करना है या खुद की एक वेबसाइट बनानी है तो ओडू को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एज आई मेंशन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।